देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने का सीएम धामी का संकल्प। सीएम आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक। सीएम ने दिए निर्देश, कहा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। मंत्री गणेश जोशी ने यूआरडीए के अधिकारियों के साथ की बैठक। बरसात से बाधित सड़कें, पुलों को लेकर की समीक्षा। पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। कोटाबाग में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया गया धरना प्रदर्शन। 25 विद्यालयों के 250 शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। थराली में अतिवृष्टि से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त। बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे कर्मचारी। बारिश भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में टूटी तारों की मरम्मत जारी। और नैनीताल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग अवरुद्ध। यातायात में लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में यूआरडीए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोलने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों और पुलों का पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था शीघ्र ही सुचारू हो सके। उन्होंने कहा कि अलर्ट मोड पर रहते हुए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि भारी वर्षा के चलते प्रदेश में इस समय 112 सड़कें बंद हैं। इनमें गढ़वाल मंडल में 85 और कुमाऊं मंडल में 27 सड़कें बाधित हैं। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में एक पुल बह गया है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में 6 पुल बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन मार्गों एवं पुलों की बहाली के कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। कोटाबाग ब्लॉक के 25 विद्यालयों के करीब 250 शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और विभाग द्वारा शिक्षकों को धमकाने के बजाय यथाशीघ्र विद्यालयों में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करते हुए पदोन्नति से स्थायी प्रधानाचार्य और प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन की मांग की। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकार को हमारी मांगें जल्द पूरी करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देहरादून में प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये पदोन्नति और दूसरी जो मांग है वो है कि 100% प्रधानाचार्य पे सीधी भर्ती न होकर उन्हें पदोन्नति से भरा जाए, क्योंकि विगत वर्षों में जितने भी पद भरे गए हैं प्रधानाचार्य के, तो वो सब पदोन्नति से भरे गए थे। परंतु काफी लंबे समय से अब सरकार की ये मंशा है कि इन पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाए। तो हमारा यही विरोध है कि हम इस सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं और जो बहुत समय से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, सरकार से चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खाली पदों को पदोन्नति से भरें। शिक्षकों की मुख्य मांगे जो हैं उनकी पदोन्नति है। शिक्षक जो है एक ही पद से जो है रिटायरमेंट हो जा रहे हैं। अल्टी में यदि वो नियुक्त होते हैं तो अल्टी से ही रिटायरमेंट हो जा रही है। प्रवक्ता में नियुक्त हो रहे हैं तो प्रवक्ता से रिटायरमेंट हो जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि उनको पदोन्नति दी जाए और जो प्रधानाचार्य अभी सीधी भर्ती आई है उसको निरस्त करते हुए पदोन्नति के द्वारा सभी पदों को भरा जाए। की पहल पर पिछले 18 अगस्त से हमारा एक चौकडाउन और कार बहिष्कार धरना चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी शिक्षक चौकडाउन हड़ताल में है, कार बहिष्कार में है। वो विद्यालय जा रहे हैं मगर पढ़ाई लिखाई का कार बहिष्कार है। और उसी क्रम में आज जो है प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से ब्लॉक मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, ताकि हमारी मांगे जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। वहीं थल थाने में थाना अध्यक्ष शंकर सिंह रावत की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सामुदायिक संपर्क समूह, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधि, टैक्सी यूनियन और महिला मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे। थाना दिवस की इस बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और पुलिस प्रशासन ने समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। थाना अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपील की कि मकान मालिक अपने किराएदारों का सत्यापन आवश्यक रूप से कराएं। थाना अध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने लोगों से साइबर क्राइम, महिला अपराध, बाल अपराध व नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया और नशा मुक्त समाज की दिशा में सहयोग करने का आह्वान भी किया गया। साथ ही मानस नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल के बारे में
आमजन को जानकारी प्रदान की गई और अपील की गई कि यदि किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थों से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो तत्काल मानस हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना को साझा करे ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में यहां गोरखाली महिला हरतालिका तीज का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही लकी ड्रॉ, गीत संगीत प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्य में गोरखाली समुदाय के साथ ही शहर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नेपाली कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। नेपाली गीतों की धुन पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को हरतालिका तीज की बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ष हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती है। आज हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी को हरितालिका तीज की बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत की संस्कृति और सभ्यता मिलती है। पूरी नेपाली समुदाय की महिलाओं को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि साल भर में एक बार ये त्योहार आता है और ये जो परंपराएं, चाहे वो नेपाल की है चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की है, कुछ परंपराएं तो एक जैसी है। और आज इस त्योहार में सिर्फ नेपाली समूह की महिलाएं ही नहीं, पूरे मसूरी की महिलाओं ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है। इस सभी महिलाओं को ये हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। मुझे जहाँ भी मंच मिलेगा ये बात बोलने की, मैं कोशिश करूंगी कि पहले लोग अपने आप से वो पहल करें और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा और मसूरी की जनता के भरपूर आशीर्वाद सहयोग से हरतालिका तीज का कार्यक्रम मनाया जाता है। और हरतालिका तीज का कार्यक्रम, हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया जाता है। शिव पार्वती माँ शिव जी के लिए व्रत रखती है। जब उनका रिश्ता विष्णु भगवान से हो जाता है, उनके पिताजी विष्णु भगवान से की शादी करना चाहते हैं, तो हिंदुओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। और हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे पर्व को मनाने का हमें मौका मिला है। खासकर गोरखाली सुधार सभा के साथ, गोरखाली समाज के साथ, नेपाली समाज के साथ ये त्योहार हम हर वर्ष एक बड़े व्यापक स्तर पर मनाते हैं। इस वर्ष भी हजारों की संख्या में लोगों ने आकर, इस हजार की संख्या में हमारे डीएम निकिता खंडेलवाल की अध्यक्षता में जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई है और इस बैठक में हर घर नल हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन की समीक्षा की। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में विभागवार कार्य प्रगति प्रस्तुत की गई, जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के निकट प्रगति दर्ज की गई। डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय विधि में पूरे किए जाएं और जिन योजनाओं की समय सीमा अगस्त माह तक है उन्हें हर हाल में माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। यदि किसी योजना के निर्माण में समस्या आती है तो समय पर अवगत कराया जाए। साथ ही आदेश दिए कि आपदा की स्थिति में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसका अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में जल निगम, जल संस्थान और हंस फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की। साथ ही KML फाइल अपलोड प्रगति की भी समीक्षा हुई। इस माह के अंत तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नीलकंठ पैदल मार्ग पर रात को रास्ता भटककर घने जंगलों में पहुंचे 3 शिव भक्तों के लिए SDRF और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र की टीम भगवान नीलकंठ के दूत साबित हुए। दरअसल नीलकंठ पैदल मार्ग पर मेरठ के 3 शिव भक्त रास्ता भटककर घने जंगल में चले गए। ये जंगल राजाजी नेशनल पार्क का अत्यंत घना और खतरनाक इलाका है। सूचना मिलते ही SDRF की टीम राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की टीम के साथ जंगल में रेस्क्यू अभियान चलाने निकल पड़े। अभियान के दौरान टीम को राजाजी नेशनल पार्क के घने और बेहद खतरनाक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। हर और जंगली हाथियों के चिंघाड़ने की गूंज वातावरण को और डरावना बना रही थी। ऊपर से मूसलाधार बारिश, घनघोर अंधकार और
फिसलने वाले रास्ते ने हालात को और भी ज्यादा कठिन बनाया। इन सब जोखिमों और कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार एसडीआरएफ और पार्क प्रशासन की टीम रास्ता भटके शिव भक्तों को तलाशने में सफल रहे। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सचवार ने बताया कि टीम को देखकर तीनों शिव भक्त भावुक हो गए और जान बचाने पर टीम का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि सीएम धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को यहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा साकार कर रहे हैं। नशा तस्करों के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। थाना नानकमत्ता पुलिस और तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, गश्त के दौरान नगला रोड पर पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया था। संदिग्ध पुलिस को देखकर जंगल की ओर वो भागा था। पीछा करने पर तस्कर ने पुलिस टीम पर 5 राउंड फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। तस्कर के पैर में गोली लगी। तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर, तस्कर ने 100 ग्राम स्मैक, 1 अवैध तमचा और 3 नगर जिंदा कारतूस भी यहां पर बरामद हुए हैं। जसवंत सिंह के रूप में तस्कर की पहचान हुई है। बड़ी खबर, स्मैक को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में ये तस्कर था। जसवंत सिंह शातिर किस्म का अपराधी है। तस्कर के खिलाफ पूर्व में कई संगीन मुकदमे दर्ज है। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का ये कहना है कि नशा अपराध के साथ समाज और युवाओं के भविष्य के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय की नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। आज गश्त पर निकली नानकमत्ता पुलिस ने नगला रोड पर एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा और अचानक कई राउंड फायर कर दिए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायर करने वाले के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जसवंत बताया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार शातिर नशा तस्कर के कब्जे से स्मैक, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। जसवंत के विरुद्ध पूर्व में संगीन धाराओं में नानकमत्ता, खटीमा और चंपावत में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उपचार के उपरांत गहन पूछताछ के बाद इस अभियुक्त को विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। तो डीएम नितिका खंडेलवाल ने साफ तौर पर जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जन सुनवाई की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के 60 जन समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें पुनर्वास, लोनेवी, नगरपालिका, जल संस्थान, वन विभाग आदि शामिल हैं। डीएम ने अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करते हुए सीएम हेल्पलाइन और जनता दर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। सभी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनता दरबार में अधिकांश शिकायतें पुनर्वास और बरसात से क्षतिग्रस्त रास्ते, पेयजल लाइनों से संबंधित थी, जिस पर डीएम नितिका ने पुनर्वास के अधिकारियों को माह जून से आज तक जनता दरबार में आई सभी पेंडिंग शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं क्षतिग्रस्त रास्तों के निर्माण के लिए जिला विकास अधिकारी को मनरेगा से कार्य करवाने और जल संस्थान एवं जल निगम को पेयजल लाइनों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम आवास संबंधी मांग पत्र भी प्राप्त हुए हैं।
जैसे आज हमने जब गंगा दर्शन शुरू किया था तो मेजरली पुनर्वास का एक बहुत मेजर मैटर्स आते हैं और पुनर्वास के लिए हमने पूरी टीम यहाँ पे बिठा दी है। यहाँ पे हमारे जीएम जो टीएचडीसी के वो हैं, हमारे एससी हैं वो हैं और उनको निर्देशित दिया गया है कि पुनर्वास के अब तक जितने मैटर्स, क्योंकि हम जनता दर्शन में देखें तो हमारे 50% से 60% जो मैटर्स रहते हैं वो पुनर्वास के रहते हैं। तो पुनर्वास की पूरी एक लिस्टिंग हो चुकी है। प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है कि जो जून से लेकर अब तक जो मैं अभी अपने कार्यकाल की बात करूंगी कि उसमें जितनी भी पुनर्वास की शिकायतें आई हैं उसका सबका निस्तारण आख्या बनाते हुए उसको पुटअप करेंगे। कल वो अलग से मेरे समक्ष और सभी उनको भी निर्देशित कर गया है कि संबंधित अधिकारी हैं, यदि अगली बार से नहीं आएंगे तो सबके वेतन आरंभ पर रोक लगाई जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि आपदा का टाइम हुआ है तो आज अगर हम देखेंगे तो हमारे गत जनता दर्शनों में से आज की संख्या काफी ज्यादा रही है, 57। इसको मैं पॉजिटिव भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगी कि लोगों को लगता है कि यहाँ निस्तारण हो रहा है तो लोग आ रहे हैं। और 57 इसलिए भी ज्यादा कुछ शिकायतें होती है कि पुनर्वास की आज भी 50% थी। उसके अलावा आपदा में लोगों के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मैटर्स को भी हमने प्राथमिकता को भी डिपार्टमेंट्स को लेने के लिए बोला है। डिपार्टमेंट्स उसके एस्टिमेट्स बनाएंगे और जो आपदा में हम लोग लेते हैं रिलीफ एंड रिस्पॉन्स में उसको प्राथमिकता में लिया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ जब क्षेत्र भ्रमण हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ विभागीय अधिकारी हमें लगता है कि वो नहीं आ रहे हैं और या अपने टूआईसी को भेज रहे हैं तो वो बिना अनुमति के डीएम के नहीं नदारत होंगे, वो लोग वहीं रहेंगे या फिर अनुमति के बाद ही अपने सेकेंड इन कमांड या किसी को भेजेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत एसपी रेखा यादव के कुशल निर्देश में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उत्पादन के विरुद्ध सत्य रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थानाध्यक्ष थल शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम निहाल सपोली क्षेत्र में की जा रही लगभग 7 नाले में अवैध मांग की खेती को नष्ट किया है। इस अवसर पर पुलिस टीम ने क्षेत्रीय नागरिकों को साइबर क्राइम, महिला अपराध, बाल अपराध और नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया। साथ ही नशा मुक्त समाज की दिशा में सहयोग करने का आह्वान भी किया। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस टीम ने मानस नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल यहां पर 1933 के बारे में आमजन को जानकारी प्रदान की और अपील की गई कि यदि किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थों से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो तत्काल मानस हेल्पलाइन 1933 के माध्यम से सूचना साझा करे ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों का निरीक्षण उन्होंने किया और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। हल्द्वानी में बारिश और पेयजल लाइन लीकेज के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत खराब हो गई है। इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जहां भी गड्ढे या क्षतिग्रस्त हिस्से हों उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। सितंबर तक बरसात के मौसम को देखते हुए फिलहाल अस्थायी मरम्मत पर जोर दिया गया है। बरसात खत्म होने के बाद सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं थराली ब्लॉक में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से बिजली विभाग की लाइनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसे प्राकृतिक आपदा के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में टूटी तार और खंभों की मरम्मत के लिए कर्मचारी मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं ताकि यहां पर जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में मलबा और कीचड़ जमा होने से मरम्मत कार्य में काफी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन उनकी टीम पूरी समर्पण के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन भी बिजली विभाग के साथ समन्वय बनाकर राहत कार्यों को गति दे रहे हैं। इस कठिन समय में बिजली कर्मियों का ये प्रयास न केवल उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है बल्कि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही थराली ब्लॉक में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। हल्द्वानी में हाईवे पर 2 कारों के आमने सामने की भीषण टक्कर होने से भयानक हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य रूप से यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि एक परिवार के सदस्य रुद्रपुर से वापस घर लौट रहे थे तभी हल्द्वानी शहर के रामपुर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ।
देर रात तांडा जंगल में एक ऑल्टो कार और स्कॉर्पियो में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान ऑल्टो कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। आनन फानन में घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मृतकों की पहचान हाफिज, साजिद, शाहजहां और अफसरी के रूप में हुई है। वहीं घायलों का नाम जाहिद और मुस्कान है। सभी हल्द्वानी यहां पर बन भूलपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। डीएम संदीप तिवारी और एसपी सर्वेश पवार ने थराली क्षेत्र में आपदा से बने भूस्खलन स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां राड़ीबगड़ और कोटदीप हॉस्पिटल मोहल्ला क्षेत्र का जायजा भी लिया। पहाड़ के बड़े हिस्से में दरारें आने और चट्टानों के अटके होने की स्थिति पर डीएम ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। डीएम ने कहा कि दरारों के निस्तारण के लिए तकनीकी राय आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई विभाग, भूवैज्ञानिक और कार्यदायी संस्थाओं यानी कि GSY और लोक निर्माण विभाग को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिससे वास्तविक स्थिति का सही आकलन कर आगे की कार्रवाई की जा सके। डीएम संदीप तिवारी ने थराली डुंगरी पक्का सड़क पर आई दरारों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लिया और तहसील स्तर के अधिकारियों को नुकसान का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने डीएम को बताया कि आपदा के कारण उन्हें पानी और बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर डीएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को जल संस्थान के जेई के साथ समय पर तत्काल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने ऊपर पहाड़ी इलाकों में लटके बड़े पत्थरों की स्थिति का भी यहां पर अवलोकन किया, जिनके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। उन्होंने नीचे मकानों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान और राहत केंद्रों में शिफ्ट होने की अपील की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि बारिश होने की स्थिति में पुलिस प्रशासन मौके पर बैरिकेडिंग कर यातायात को तत्काल रोक दे, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान डीएम संदीप तिवारी ने अस्पताल का भी भ्रमण किया और वहां तैनात चिकित्सकों को सक्रियता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की इस स्थिति में प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। कोटदीप हॉस्पिटल मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां PMGSY का कार्य चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने पे पाया गया है कि पहाड़ के जो हिस्सा है वहां पे बहुत सी जगह में मोटी दरारें पाई गई हैं। तो हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे की घर में थे उनको कल ही खाली करा दिया गया था। और क्योंकि इसमें एक टेक्निकल ओपिनियन की हमें आवश्यकता है, तो अभी सिंचाई विभाग, जियोलॉजिस्ट और जो कार्यदायी संस्थान है PWD, इनको हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यहाँ का निरीक्षण करें और शासन स्तर पर रिक्वेस्ट की जाएगी कि किसी अच्छे बड़े संस्थान को IIT रुड़की अथवा वाडिया को यहाँ भेजा जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आंकलन हो। वहीं ऋषिकेश की IGPL चौकी पुलिस ने एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने यहां पर 6.59 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने महिला तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाल प्रदीप राणा की टीम कड़ा अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत IGPL चौकी प्रभारी विनय शर्मा और श्यामपुर चौकी प्रभारी योगेश खुमरियाल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए महिला तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान रीति उर्फ आरोही निवासी काले की ढाल के रूप में हुई है। महिला तस्कर स्मैक कहां से खरीद कर लाई है और कहां कहां बिक्री करती है, इस संबंध में पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। घना कोहरा छाया रहने से आमने सामने तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो पर्यटक घूमने के लिए नैनीताल और पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए आए हुए थे, वो भी अपने होटलों और गेस्ट हाउस में दुबके हुए हैं।
आपको बता दें कि यहां पर नाव चालक, घोड़ा चालक, टैक्सी चालक, साथ ही फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले लोग भी मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण ठंड का भी प्रकोप यहां पर सताने लग गया है। देर शाम तक ठंड होने लग गई है। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बारिश के चलते नालियां बंद हो जाने से सड़कों पर पानी बह रहा है, जो झील में तब्दील हो रहा है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने का सीएम धामी ने संकल्प लिया है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर लगातार बैठक हो रही है। सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करना है। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बनाए और अधिक सशक्त, आवश्यकता अनुसार करें नए पदों का सृजन। पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार। राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाएं सतर्कता। प्रदेश में न हो पाए बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई। सीएम धामी ने ये साफ तौर पर कहा है। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूलों और कॉलेजों में चलाए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। रात्रिकालीन गश्त और चेकिंग अभियान भी तेज किए जाएंगे। सीएम ने यहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।